अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारतीय दंड संहिता लागू कब हुई। तो यह 1862 में, यानी 1 जनवरी 1862 में इसको लागू किया। धारा 11 के अंतर्गत व्यक्ति शब्द को परिभाषित किया है। तो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी, संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित है या निगमित नहीं है, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएगा। न्यायाधीश को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। तो सेक्शन 19 के अंतर्गत, सेक्शन 19 के अंतर्गत जो न्यायाधीश शब्द है उसको परिभाषित किया गया है। इसके अलावा है सरकार का सेवक क्या है। तो जो सरकार के प्राधिकार के अधीन जिसको नियुक्त किया गया है, सरकार के द्वारा उसको उस रूप में बने रहने के लिए नियुक्त किया गया है, या सरकार के द्वारा उसको सेवक के रूप में नियोजित किया गया है। तो तीनों जो व्यक्ति हैं वो सरकार के सेवक के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा है वसीयती दस्तावेज का द्योतक क्या है, अर्थात वसीयती दस्तावेज में क्या आता है। तो इसके अंतर्गत है बिल, जो है सेक्शन 31 के अंतर्गत जिसको परिभाषित किया गया है, वह वसीयती जो दस्तावेज है उस वसीयती दस्तावेज के अंतर्गत आएगी। तो लोक सेवक को कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो सेक्शन 21 के अंतर्गत लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्द का क्या अर्थ होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्द का अर्थ सेक्शन 29A में परिभाषित किया गया है, और उसका अर्थ होगा जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, तो उसकी में जो दे रखा है वही अर्थ उसका लिया जाएगा। इसके अंतर्गत है भारत के किसी विशिष्ट जो भाग है उस पर लागू होने वाली विधि कौन सी है। तो वह हमारी होगी स्थानीय विधि। और किसी विशेष बात को लेकर के, स्पेसिफिक मैटर को लेकर के कोई अगर लॉ बनी है तो उस लॉ को कहेंगे हम विशेष विधि, स्पेशल लॉ। अवैध के अंतर्गत क्या है। अवैध के अंतर्गत है जो अपराध है, या जो विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध है, या जो सिविल कार्रवाई उत्पन्न करने का आधार है, वह आधार जो कि देता हो, तो वह अवैध की जो परिभाषा है, इलीगल की परिभाषा है, उसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा क्षति, सेक्शन 44, शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति, इन चारों चीज़ों को किसी प्रकार की कोई भी अपहानि कारित हुई हो वो क्षति की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। पुल्लिंग जो शब्द है वह नर शब्द पर लागू होगा। इसके अलावा जो इसमें दृष्टांत दे रखा है कि क्या जो भारत का नागरिक है युगांडा के अंतर्गत हत्या करता है, तो भारत के किसी भी स्थान के अंतर्गत जहाँ वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और उसको दोषित किया जा सकेगा। समुचित सरकार की जो परिभाषा है वो सेक्शन 55A के अंतर्गत दे रखी है। आजीवन कारावास से तात्पर्य है जीवन पर्यंत की जो अवधि है, उस जीवन पर्यंत की अवधि के लिए कारावास की अवधि। इसके साथ अब हमारा क्वेश्चन आता है, जुर्माने की राशि को उद्ग्रहित कर लिया जाएगा दंडादेश दिए जाने के कितने दिन के बाद। तो इसके अंतर्गत है दंडादेश दिए जाने के 6 वर्ष के भीतर हम उस राशि को उद्ग्रहित कर लेंगे। अब आता है कारावास का पर्यवसान कब होगा। कारावास का पर्यवसान होगा जुर्माना देने पर। इसके अलावा एक हमारा सेक्शन 71 जो है IPC का, उसकी प्रॉब्लम है कि कै पर खे के साथ मारपीट करने का आरोप है। कै खे पर लाठी से 50 प्रहार करता है। यहाँ हम कै को किस दंड से दंडित करेंगे। तो हमारा है केवल एक ही जो दंड है, सिंगल पनिशमेंट, मतलब अर्थात एक प्रहार के लिए जो दंड है उस एक प्रहार के लिए दंड से ही हम कै को दंडित करेंगे। इसके अलावा एकांत परिरोध की अवधि क्या है। तो एकांत परिरोध अधिकतम 3 वर्ष की अवस्था तक दिया जा सकता है। एक इसमें प्रॉब्लम पूछी गई है कि कै कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल निकल कर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत कै का कार्य अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। क्योंकि कै ने उचित सावधानी से कार्य
किया था। अगर कै यहाँ सावधानी करने में अपनी उपेक्षा बरतता तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत कै का अपराध जो कि माना जाता। अब यहाँ कै ने अगर सम्यक सतर्कता बरती है तो सम्यक सतर्कता बरतने के कारण कै का जो कार्य है वह अपराध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसा कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है अपराध नहीं है यदि वह, तो इसका आंसर है अन्य व्यक्ति की अपहानि के निवारण के लिए आपराधिक आशय के बिना और सद्भावना पूर्वक किया जाए तो, अन्यथा वह अपराध की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। अब आता है कोई बात अपराध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगी जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया जाए। सेक्शन 82 डोली इनकैपेक्स विकृत व्यक्ति का कार्य। सेक्शन 84 तो विकृत व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वह उसके कार्य की प्रकृति और उसका जो परिणाम है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑफेंस वह जानने के अंतर्गत क्या है? असमर्थ। अब है मध्यता की अवस्था के अंतर्गत किया गया कार्य अपराध नहीं होता यदि उसने अन्य व्यक्ति के द्वारा स्वयं की इच्छा के विरुद्ध मध्यता की हो। तो सेक्शन 85 और सेक्शन 86 हमारे मध्यता के संदर्भ में ही अपराध हैं। इसके अलावा है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलता है तो शरीर के लिए भी मिलता है और शरीर के साथ यह संपत्ति के लिए भी यह अधिकार हमारा मिलता है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है तुच्छ अपहानि कारित करने वाला जो कार्य है अपराध नहीं है। डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स सेक्शन 95 आईपीसी तो वह अपराध नहीं माना जाता क्योंकि यदि वह इतनी तुच्छ प्रवृत्ति की है कि मामूली समझ और सद्भावना वाला व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता तो वह अपराध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। अब ये हमारा हो गया डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स का सेक्शन 95 का। अब है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक हो सकता है। यह प्रावधान कौन से सेक्शन के अंतर्गत किया गया है? तो सेक्शन 100 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि शरीर की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है उसके अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक किया जा सकता है। सेक्शन 100 के अंतर्गत इसमें प्रावधान किया गया है। वह व्यक्ति जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है क्या कहलाता है? दुष्प्रेरक, अबेटर। और पूरी परिभाषा क्या है? अबेटमेंटरी। कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। सहायता के द्वारा, नंबर 1 उकसा करके, नंबर 2 और आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित करके। आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित करने का इसका 5वां पॉइंट है 107 का। इसके अलावा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमारा 120 ए के अंतर्गत उसको डिफाइन किया गया है। अब क्वेश्चन आता है किसी व्यक्ति द्वारा किसी बात का दुष्प्रेरण किया जाता है। नंबर 1 वह उस बात को करने के लिए किसी को उकसाता है। नंबर 2 किसी व्यक्ति को वह कार्य के किए जाने में या उसके लोभ के किए जाने में सहायता करता है। और नंबर 3 वह किसी व्यक्ति के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित होता है। तीनों परिस्थितियों के अंतर्गत ऐसा है तो उसका आंसर होगा 3। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना यह अपराध क्या है? या उसके अन्य का दुष्प्रेरण करना मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है और यह सेक्शन 121 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है और इसके साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। सेक्शन 120 ए आईपीसी के अंतर्गत क्या जो कि आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित है? तो सबसे पहला है इलीगल वर्क यानी किसी प्रकार का कोई अवैध कार्य, और दूसरा है ऐसा कार्य जो अवैध साधनों के द्वारा करवाया जाए। अब आता है हमारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए खे को कै उकसाता है। खे यहाँ मिथ्या साक्ष्य नहीं दे सके तो भी कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और वह उसके अनुसार दंडनीय होगा। कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 116 के अंतर्गत। तो इस प्रकार हमने आईपीसी के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो और पढ़े।
आगे की जो हमारी क्लास है उस क्लास में भी हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।